बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस वन इज अबाउट डिफरेंट बायोलॉजिकल टेक्निक्स, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताई भी थी। थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के हवाले से भी हम रिवाइज करते चलें। बेटा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेल के हवाले से डिस्कस किया था कि सेल की हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया, दरअसल सेल खुद क्या चीज़ होती है, और फिर हमने कुछ सेल पास्टुलेट्स के हवाले से डिस्कशन की, जो कि दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड शेवॉन, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ बायोलॉजिकल टेक्निक्स का जिक्र किया कि ये टेक्निक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, इनको भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। उसमें से जो फर्स्ट टेक्निक थी वो हमारे लास्ट लेक्चर का जो है हिस्सा बनी, सेल्फ फ्रैक्शनेशन। और मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन जो है, दरअसल हमने जो सेल हैं टिश्यू से सेपरेट करने होते हैं, और फिर सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ग्रेडियंट साइज वाइज उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसके दो स्टेप्स थे, होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रिफ्यूगेशन, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया। आज हम आगे मूव करेंगे। हमारी नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल टेक्निक है, दिस वन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्टेनिंग वर्ड का मतलब क्या है। बेटा, स्टेनिंग दरअसल ये केमिकल डाई होती है, कलरिंग डाई होती है, केमिकल होता है, जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टडी करने के लिए। दरअसल ये जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, इस टेक्निक का मेन मकसद ये है कि जब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन के रिजल्ट में ऑर्गेनेलीज या सब्सटेंसेस सेल के सेपरेट होके आ जाते हैं, तो मोस्टली वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। हम उनको नहीं जज कर पाते, नहीं सेपरेट कर पाते, नहीं स्टडी कर पाते प्रॉपरली। हमें नहीं पता न्यूक्लियस कौन सा है, साइटोप्लाज्म किस साइड पे है, वगैरह वगैरह। ये चीजें हम नहीं डिस्कस कर सकते जब तक हमें पता नहीं चलेगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलरिंग डाइज यूज करते हैं, ताकि वो डाई यूज करके हम उनमें डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकें, और फिर हम अलग अलग ऑर्गेनेली को, अलग अलग सब्सटेंसेस को स्टडी कर सकें। कलरिंग डाइज ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके बेटा दो मेथड हैं, एक को हम नाम देते हैं सिंगल स्टेनिंग, और एक को हम नाम देते हैं डबल या डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, सिंगल स्टेनिंग में जस्ट एक केमिकल डाई या एक स्टेन को हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी बेटा आपकी बुक में मेंशन की हुई है, बोरेक्स कार्माइन, जो कि किसको, न्यूक्लियस को स्टेन करती है। अब बेटा अगर थोड़ा सा लास्ट लेक्चर की तरफ मैं जाऊं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि वो जो पैलेट्स, वो जो सेडिमेंट लेयर्स बनी थी जिनको हमने सेपरेट किया था, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स के बहुत सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं। अब ट्रांसपेरेंट हैं, हम वैसे तो उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जब हम एक कलरिंग डाई यूज करेंगे, उनके ऊपर डाई लगाएंगे, डाई स्प्रे करेंगे, तो क्या होगा, वो कलर देंगे। उस कलर से फिर क्या करेंगे, हम डिटरमाइन कर सकेंगे न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेलीज वगैरह। अब यहाँ बोरेक्स कार्माइन की उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ये वो स्टेनिंग डाई है जो कि न्यूक्लियस को स्टेन करती है। अब डबल स्टेनिंग, ये दूसरा मेथड है बेटा। डबल स्टेनिंग दरअसल इसमें दो स्टेन यूज किए जाते हैं एट अ टाइम, और इसमें भी उन्होंने बताया है कि हेमेटोटॉक्सिलिन, इसको हम यूज करते हैं हम न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, और ईओसिन जो है, ये स्टेन हम यूज करते हैं साइटोप्लाज्म के लिए। अब बेटा ये दरअसल टर्म जो है ना, स्टेन एंड डाई, ये दो टर्म्स मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। स्टेन दरअसल ये नेचर, आप कलरिंग डाई भी कह सकते हैं, ये नेचुरल होती है, इसको प्योर इसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। जबकि जो सिर्फ अगर डाइज की बात करें, तो वो हमारे पास सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कह सकें, पेपर डाइज हो गए, क्लोथ्स डाइज हो गए, ये डिफरेंट डाइज होती हैं। तो ये दरअसल हम, हमारा जो मेन इसको परफॉर्म करने का मकसद है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज या सब्सटेंसेस को सेपरेट करके स्टडी करना।
तो ये तो बेटा हो गया स्टेनिंग मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो डाइसेक्शन। ठीक है, माइक्रो डाइसेक्शन का जो बेटा बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कि हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे और जो हमारे पास वो जो सब्सटेंसेस सेपरेट हुए थे ऑर्गेनेलीज, और हमारे पास जो आप कह लें कि डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने डाइसेक्शन की टर्म जो है ये हम डेली मरह जो है उसमें यूज करते हैं कि कोई भी चीज जिसकी आपने सीजर्स के जरिए से, इंस्ट्रूमेंट के जरिए से कटिंग करनी है उसको स्टडी के लिए, उसको हम डाइसेक्ट करते हैं, फ्रॉग डाइसेक्शन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो डाइसेक्शन है बेटा ये माइक्रो लेवल पर है और माइक्रोस्कोप्स को यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। इसका मेन काम जो होता है बेटा वो हमारे जो बॉडी के अंदर टिश्यूज वगैरह मौजूद होते हैं उनके अंदर कोई ट्यूमर, कोई प्रॉब्लम बन जाए, कोई सेल्स अकमुलेशन हो जाए, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस या इस किस्म की जो मिनरल्स डेपोजिशन हो के कोई ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए या स्टडी करने के लिए कि ये किस टाइप का है, इसकी कंपोजिशन क्या है, तो हम इस टेक्निक को बेटा यूज करते हैं। और फिर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप के साथ एक टीवी स्क्रीन या आप ऐसे समझें कि एलसीडी वगैरह जो है वो अटैच होती है। डायग्राम में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये जो है नजर आता है, फिर इसको ऑपरेट किया जाता है। अब इसमें डाइसेक्शन में बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं। आपकी बुक में दो टाइप्स का जिक्र है, क्रोमोसोमल डाइसेक्शन एंड लेजर डाइसेक्शन। तो ये भी बेटा मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूं आपको। सबसे पहले क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन। बेटा इसमें हम क्या करते हैं, हम एक बिल्कुल फाइन ग्लास नीडल लेते हैं, उसके जरिए से जो हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद होता है वो जो हमने सेपरेट किया था आफ्टर आप कह लें स्टेनिंग या आफ्टर आप कह लें सेंट्रीफ्यूगेशन, तो उसका हम क्या करेंगे, उस क्रोमोसोम को हम उसको तोड़ेंगे, उसका छोटा सा पोर्शन डायग्राम में बेटा आप देख सकते हो, उसके सेंटर में कहीं से भी किसी भी जगह से हम उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके स्टडी करने के लिए सेपरेट करेंगे, तो ये हमारे पास क्रोमोसोमल माइक्रो डाइसेक्शन कहलाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आ जाता है लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। अब इसमें क्या करते हैं, हम लेजर लाइट यूज करते हैं और लेजर लाइट के जरिए से हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास सिलेक्टिव सेल्स हैं उनको कट करना होता है, तोड़ना होता है। जिस तरह ट्यूमर्स वगैरह की मैं बात कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अक्सर ब्रेन ट्यूमर्स के इशू होते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रॉपरली लेजर से पहले उसका सैंपल लिया जाता है ताकि उसको स्टडी किया जा सके, फिर उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है अगर पॉसिबल होता है, क्योंकि अदरवाइज जो है फिर वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो फिर ओपन सर्जरी का बच जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा टेक्निक है, दिस वन इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू से आप लोग फेमिलियर हैं, टिश्यू मीन ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। एंड कल्चर, कल्चर बेटा एक मीडियम आप कह सकते हैं, पैटी डिश बीकर वगैरह में एक ऐसा सोल्यूशन या ऐसा मीडियम तैयार करना जिसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह इन सब को प्रॉपर जो है वो पीएच लेवल इनका, ये सारी चीज़ें मिला के हमारे पास जो एज अ रिजल्ट वो सोल्यूशन बनता है या मीडियम बनता है, हम उसको कल्चर का नाम देते हैं। दरअसल इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमने सेल या टिश्यूज को उस स्पेसिफिक मीडियम में क्या करना है, उस डेफिनेट मीडियम में क्या करना है, ग्रो करना है। ठीक है, तो ये ग्रो कैसे होंगे, और हाँ एक और चीज मैं आपको साथ बताते चलूं कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और एक टर्म आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, टोटीपोटेंसी। बेटा मैंने जैसे कि शुरू में पूछा ना आपसे कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो बेटा कोई भी सेल या टिश्यू लेंगे हम, ठीक है, प्लांट का या एनिमल का, उसको हमने वो जो कल्चर या मीडियम तैयार किया था हम उसमें डाल देंगे। अब जब उसमें हम डालेंगे तो आपको पता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। और आपको ये भी पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब जब सॉल्यूशन में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह या एंजाइम्स मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने मूव करना है टुवर्ड सेल या इनसाइड द सेल या टिश्यू। ठीक है, अब जब उसके अंदर मूव करेंगे तो सेल या टिश्यू जो है
आपको मैं ये जो टर्म लिखी हुई है ना टोटिपोटेंसी, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सेल एंड टिश्यूज क्या करेंगे, जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद को डिवाइड एंड रीडिवाइड कर सकेंगे। तो ये सेल की एबिलिटी, ये सेल खुद को डिवाइड एंड रीडिवाइड करे, उस एबिलिटी को नाम दिया जाता है टोटिपोटेंसी। ये सेल की एबिलिटी होती है, क्योंकि बेटा सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल तो है, जस्ट उसको न्यूट्रिएंट्स, एक स्पेसिफिक मीडियम, डेफिनेट मीडियम चाहिए होता है जिसमें वो क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके, डिवाइड हो सके, डिवीजन, सेल डिवीजन हो 1 से 2, 2 से 4, एंड एक कैलस लाइक स्ट्रक्चर, कैलस कहते हैं ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे मैंने बतानी थी। उसके बाद मेन अगर आप फोकस करें तो साफ जाहिर है, जब एक सेल डिवाइड हो रहा है 2 में, 2 से 4 में, तो वो जो पेरेंट से डॉटर सेल्स बन रहे हैं तो वो एक दूसरे की कॉपी होंगे। तो ये क्लोनिंग की टर्म से भी आप लोगों को फेमिलियर होना चाहिए। दरअसल मेन कंसर्न क्या है, हम उस सेल की, उस टिश्यूज की बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें तो बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है कि हम टिश्यूज या सेल लेते हैं प्लांट से। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है एक्सप्लांट, ये शायद आपकी बुक में ना हो। बेटा एक्सप्लांट कहते हैं जिसका टिश्यू या सेल लिया जाए स्टडी करने के लिए, टिश्यू कल्चरिंग करने के लिए, उस प्लांट को हम नाम देते हैं एक्सप्लांट का। फिर हम उसको क्या करेंगे, किसी स्टेराइल मीडियम में डालेंगे, ठीक है। स्टेराइल मीडियम में ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह साथ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। जस्ट ये सैंपल के तौर पे मैंने डायग्राम्स ऐड किए ताकि आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए उस टेक्निक के हवाले से। और साफ ज़ाहिर है जब सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा तो वो जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल होगा। उसके बाद दूसरे नंबर में है हमारे पास एनिमल टिश्यू कल्चर। अब एनिमल टिश्यू कल्चर की बेटा अगर बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, चाहे वो स्टमक सेल्स हैं, चाहे वो हमारे ईसोफेगस हैं, ब्रेन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है, या कोई भी मतलब बॉडी सेल्स आप कह सकते हैं, उनकी हम कल्चरिंग करते हैं स्पेसिफिक मीडियम में। तो जब हम कल्चरिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, साफ ज़रा वो डिवाइड होते होंगे, रीडिवाइड होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो लेयर बना लेते हैं। जो ग्लास बीकर, कंटेनर या कुछ भी हम जो यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसके ऊपर जो है टॉप पे लेयर बना देंगे। अब हम, हमारा मेन मकसद क्या है, टिश्यू, हमने टिश्यू कल्चर से कोई, हमने एक ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं करना। हमारा मेन मकसद जो है टिश्यू कल्चर से, हमारी वो जो बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं या टिश्यूज मौजूद हैं, जहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं या बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, उसको स्टडी करने के लिए। जिस तरह मैंने शुरू शुरू में आपके सामने ट्यूमर्स का जिक्र किया, एबनॉर्मेलिटी है सेल में, ठीक है। तो अब क्या है, उसको स्टडी करने के लिए हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डिफरेंट कॉपीज तैयार करेंगे। अब मकसद क्या है बेटा, हमने 2 या 3 या 4 सेल हमारे पास आ तो गए, अब हम 2 या 3, 4 सेल से हम जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास उनकी 100 एंड 1000 ऑफ कॉपीज नहीं होंगी। जब हमारे पास 100 एंड 1000 ऑफ कॉपीज होंगी तो हम उनको स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है, दिस वन इज क्रोमेटोग्राफी। ये दरअसल केमिस्ट्री की टेक्निक है। ये भी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। बेटा एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ बेटा, जितनी भी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे तो बेटा ये टेक्निक्स, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। ये अक्सर शॉर्ट आंसर्स का जो है वो हिस्सा बनते हैं, ठीक हो गया। सो ये बेटा आपने जहन में रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी आज की जो है वो लास्ट टेक्निक भी है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब इस टेक्निक में क्या होता है बेटा, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हम, हमारे पास याद करें जब हमारे पास सब्सटेंसेस सेपरेट हुए थे, हमने सेपरेट किए थे, उसके साथ साथ ऑर्गेनेलीज भी सेपरेट हुए थे, वो भी। अब ऑर्गेनेलीज तो वो तो अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने उनको लेके चलना है। अब वो जो मिक्सचर में वो जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस थे, केमिकल्स थे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, अब उनको भी तो हमने सेपरेट करके स्टडी करना है ना, ठीक है। तो उनको सेपरेट करके स्टडी करते हैं हम इस टेक्निक के जरिए से, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी का नाम देते हैं। और दरअसल जो उनकी सेपरेशन बेस होती है, दरअसल उन जो मिक्सचर में कंपाउंड सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मौजूद हैं, दरअसल हम उनको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी। एफिनिटी की टर्म यूज होती है बेटा कि उनमें कितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, ठीक है। तो उस चीज को सामने रखना है हमने
तो ये प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है कि हम केमिकल सब्सटेंसेस, और एग्जांपल बेटा नीचे आ भी गई है, लाइक प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से भी बेटा आप लोग फेमिलियर हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स वगैरह। अब यहाँ डायग्राम में देखें तो आपको एक सिंपल सी डायग्राम में आपको नजर आएगा कि किस तरह जो है वो सब्सटेंसेस सेपरेट हुए हुए हैं। ये एक जस्ट एक इमेज है जिसके ऊपर बताया गया है कि कैरोटीन्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं, xanthophyll, क्लोरोफिल ए आपको कहाँ नजर आ रहा है, क्लोरोफिल बी कहाँ नजर आ रहा है। ये दरअसल उन्होंने बताया हुआ है सैंपल के तौर पे। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बेटा। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मोस्टली यूज होती है, दिस वन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह की टेक्निक है इसको जरा डिस्कस कर लें बेटा। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेटा ये दो फेजेस पर मुश्तमिल होती है। एक फेज को हम नाम देते हैं मोबाइल फेज, और एक फेज को हम नाम देते हैं स्टेशनरी फेज। दरअसल ये हमारे पास एक जार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास जार। ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग लिड, डायग्राम में बेटा देखें ना, मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। एक कवरिंग या लिड प्रेजेंट होती है जिसने इसको ऊपर से ढांपा होता है। इसके अंदर एक जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसके बिल्कुल अटैच होता है सेंटर में, जो कि डिप होता है डाउनवर्ड सॉल्वेंट के अंदर, एक फिल्टर पेपर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी कहते हैं और क्रोमेटोग्राफ पेपर भी या क्रोमेटोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको सेंटर में जो है डाउनवर्ड की तरफ सॉल्यूशन के अंदर पुटेड नजर आएगा, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर पुटेड नजर आएगा अंदर की तरफ। और यहाँ उन्होंने एरो से शो भी किया हुआ है कि पेपर जो है वो पिन अप है इनसाइड। ओके, अब मैं आ जाता हूँ ये जो टू फेजेस का मैंने जिक्र किया। सो सबसे पहली फेज है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या है बेटा, नीचे नीचे जो आपको सॉल्वेंट नजर आ रहा है, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है। अब सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या डालना है, मिक्सचर, वो इसके अंदर सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। उनको हम जब सॉल्वेंट में डालेंगे, बेटा आपने अक्सर देखा होगा कि जब कहीं पानी गिरा हो और उसके साथ टिश्यू पड़ा हो, तो टिश्यू में एक एबिलिटी सी होती है, टिश्यू उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, वाटर को इनसाइड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वही चीज आपने जहन में रखनी है। तो क्या होगा कि मोबाइल फेज ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, स्टेशनरी फेज में वो क्रोमेटोग्राम है, पेपर है। अब जैसे ही मिक्सचर उसके अंदर जाएगा, फौरन ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल्स क्या है, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे अपर साइड पे, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपवर्ड करने के बाद एक लेवल तक वो जाएंगे, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे, ड्राई करेंगे। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्टेनिंग डाई अप्लाई करेंगे। क्यों, मैंने शुरू में क्या बताया कि ये जो सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर है, हमें नहीं पता, हमने उनको ऑब्जर्व करना है। बायोलॉजिकल टेक्निक्स वैसे भी ट्रांसपेरेंट होती हैं, यहाँ पे केमिकल्स हैं, वो हमें नहीं पता। और केमिकल्स क्या है, सब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, हमें नहीं पता किसमें कितनी एबिलिटी है, कौन कितना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब जब बाहर निकाल के हम उसको ड्राई करेंगे, उसके ऊपर कलरिंग डाई का स्प्रे करेंगे, तो हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इन डॉट्स को हम मेजर करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास स्केल मौजूद होगा, हम मेजर कर लेंगे कि कौन से केमिकल्स कितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जितना भी प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो बेटा ये तो आज की जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स थी, आज के टॉपिक्स थे जो डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं वो हमारे टॉपिक का हिस्सा बनेंगी। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।